आपका अपने चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में सेम सीरीज़ कंटिन्यू करूंगा। जैसा कि आपको पता है लास्ट पार्ट में हम ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके थे, तो उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली वीडियो तो बन चुका था और आपके ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू टाइमली वो अपलोडेड भी थे, बट पता नहीं ड्यू टू सम कन्वीनियंस वो आपके अपलोड नहीं हो पाए। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता है इससे प्रीवियस पार्ट में भी हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपके ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन से 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम आपके 61 to 100 प्लस यानी कि 110 समथिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो दिस आर द सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक। अगर उसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चंस पर कोई डाउट हो, किसी के आंसर पर कोई डाउट हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ या इनके जो हम क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं, ये मैंने डिफरेंट सोर्स से लिए हैं और जो इनकी आंसर की हैं उन्हीं आंसर्स को प्रीफर कर रहा हूँ। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक चयनवाद द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति की परिकल्पना में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? तो पूछा गया है आबादी पर मॉल्थस के लेख का, डी ब्रिज के उत्परिवर्तन सिद्धांत का, आनुवंशिकी के संबंध में मेंडल के मटर पर प्रयोग का, उत्तरजीविता पर वेलस का। तो जो इसका करेक्ट आंसर वो है आपके आबादी पर माल्थस के लेख का इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम देखते हैं आपके 62 जीवन संघर्ष एवं योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है। अगर जीवन संघर्ष एवं योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? लेमार्कवाद से, अपेरिनीवाद से, मेंडलवाद से, डार्विनवाद से। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डार्विनवाद से। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक वर्ण मत में कहा गया है, जो प्राकृतिक वर्ण मत है उसमें क्या कहा गया है? व्यक्ति के जीव में उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है? नहीं। वंशागत परिवर्तन जीन सम्मिश्रण में होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं? बिल्कुल नहीं। पर्यावरण की उद्विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? नहीं। भिन्न भिन्न सदस्यों में प्रकट होने वाली अनुकूली विभिन्नताओं पर प्राकृतिक वर्ण काम करता है? यस, प्राकृतिक वर्ण में यही कहा गया है आपके कि जो डिफरेंट मेंबर हैं, भिन्न भिन्न सदस्य हैं, उनमें प्रकट होने वाली जो अनुकूली विभिन्नताएं हैं उन पर ही प्राकृतिक वर्ण काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा 63 का। अब हम बात करते हैं 64 क्वेश्चन की, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है प्राकृतिक वर्ण के संबंध में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे होते हैं जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है, जो बहुत सी संतानें उत्पन्न करते हैं परंतु कुछ ही संतानें लैंगिक परिपक्वता तक जीवित रहती हैं, जिनमें विशिष्ट वातावरणीय दशाओं का सामना करने की अधिकतम क्षमता नहीं होती, जिनके वंशजों की संख्या अधिकतम होती है। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ए है। जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है वो ही आपके प्राकृतिक वर्ण के संबंध में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य होते हैं। अब बात करेंगे आपके 65 क्वेश्चन की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान में डार्विन ने जीव जाति की उत्पत्ति पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसे इनमें से किसके द्वारा बता सकते हैं? जर्म प्लाज्मा, अंगों का अधिक या कम उपयोग, प्राकृतिक चयन से योग्यतम की उत्तरजीविता, जीन परिवर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी प्राकृतिक चयन से योग्यतम उत्तरजीविता, जो आपके डार्विन ने दिया है जीव जाति की उत्पत्ति को। देखते हैं, प्राकृतिक चयन के अतिरिक्त जैव विकास का डार्विन का मत किन बातों पर आधारित है? अंगों के कम या अधिक होने, उपयोग से इनमें परिवर्तन, जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, जीवन संघर्ष और योग्यतम की अतिजीविता, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, लक्षणों में आकस्मिक परिवर्तन। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, जीवन संघर्ष और योग्यतम की अतिजीविता। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सिद्धांत डार्विन के नाम से जुड़ा हुआ? देखिए सारे के सारे सिद्धांत दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, सिद्धांत हैं आपके, आधुनिक मानव के बारे में भी क्वेश्चन है, मानव जाति से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विभिन्नताओं के भी क्वेश्चन हम इसमें आगे करेंगे, तो आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए मेरे चैनल पर, आई विल प्रोवाइड यू। कौन सा सिद्धांत डार्विन के नाम से जुड़ा है? तो डार्विन के नाम से सिद्धांत पूछा जा रहा है। ठीक है, जीवन संघर्ष में योग्यतम की उत्तरजीविता, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पहले से विद्यमान कोशिका से प्रत्येक होती है,
एक युग्मक में तुलनात्मक जोड़ीदार लक्षणों में से एक ही का जीन होता है। तो जीवन जो आपके सिद्धांत डार्विन के नाम से जुड़ा है वो है आपके जीवन संघर्ष में योग्यतम की उत्तरजीविता। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें जिसमें हमसे पूछा जा रहा है डार्विन ने नई जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है। तो डार्विन ने जो नई जीव जातियों की उत्पत्ति बताई है वो किसके द्वारा बताई है। प्रसंकरण, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, उपार्जित लक्षण की वंशागति। अगर आपको याद हो इससे भी पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको बताया था डार्विन ने जो नई जीव जातियों की उत्पत्ति की है वो आपकी प्राकृतिक चयन के द्वारा की है। अगला प्रश्न देखिए आइलैंड के 12 सींगों की निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि करते सींग उनकी विलुप्ति का कारण बने हैं। उस उदाहरण द्वारा किस सिद्धांत की आलोचना हुई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आइलैंड के 12 सींगों के निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि करते सींग उनकी विलुप्ति का कारण बने हैं। इस उदाहरण द्वारा किस सिद्धांत की आलोचना हुई है। तो इस उदाहरण द्वारा जो सिद्धांत की आलोचना हुई है वो है आपके डार्विनवाद, बी। अगला प्रश्न देखिए डार्विनवाद की कड़ी आलोचना इसलिए हुई क्योंकि इसमें अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा पर बल दिया गया। बताया गया कि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण प्रति वर्ष अनेक जीव जंतु नष्ट होते रहे हैं। विभिन्नताओं की उत्पत्ति एवं कारणों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। कुछ वंशागत लक्षणों के अनुकूलन की व्याख्या की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके सी हो जाएगा। विभिन्नताओं की उत्पत्ति एवं कारणों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटिए। देखिए असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। असत्य कथन कौन कौन सा एक बार देख लेते हैं। प्राकृतिक वर्णवाद जलीय जीवों से स्थलीय जीवों के उद्भव की व्याख्या नहीं करता, दिस इज राइट। डार्विन के लिंग चयन सिद्धांत के प्रति सर्वाधिक आपत्ति उठाई गई। इसके अनुसार मादा सुंदर तथा आकर्षक नर को पसंद करती है जबकि नर की ओर से कोई चयन नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो नॉट फॉल्स। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवार संयोजी कड़ियों की अनुपस्थिति की व्याख्या करता है, दिस इज टोटली रॉन्ग। प्राकृतिक वर्णवाद में जंतुओं में समन्वित संरचनाओं के समूहों की उत्पत्ति तथा विकास के संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं था, दिस इज ऑल्सो राइट। सो द करेक्ट आंसर इज सी। जो डार्विन है, डार्विन का जो प्राकृतिक वर्णवाद है क्या वो संयोजी कड़ियों की अनुपस्थिति की व्याख्या करता है, बिल्कुल नहीं, दिस इज द टोटली रॉन्ग। सो राइट आंसर इज सी। Now we will see to that another one. डीवरिज ने जैव विकास के संबंध में उत्परिवर्तनवाद के प्रतिपादन के लिए किस पर अपने प्रयोग किए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ड्रोसोफिला पर, उद्यान मटर पर, सांध प्रिमरोज पर, चीनी गुलाब पर। जो डीवरिज ने अपने जैव विकास के संबंध में जो उत्परिवर्तन प्रतिपादन के लिए अपना जो प्रयोग किया था वो उन्होंने प्रयोग किया था सांध प्रिमरोज पर। किस सिद्धांत के अंतर्गत शुद्ध नस्ली व आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तनों की बात आती है। प्राकृतिक चयन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उत्परिवर्तनवाद, आनुवंशिक अपवहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, उत्परिवर्तनवाद। अगला प्रश्न देखिए डीवरिज के उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा निम्न में से किस तथ्य का स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। नई जीव जातियों की उत्पत्ति उत्परिवर्तनों के कारण होती है। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है। जैव विकास में संयोजक जातियों के माध्यम से एक क्रम दिखाई देता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट, डी। जो जैव विकास है, जैव विकास में संयोजक जातियों के माध्यम से एक क्रम दिखाई देता है। इट मीन टू से डीवरिज के जो उत्परिवर्तन सिद्धांत है इनके द्वारा किसके द्वारा, जैव विकास में संयोजक जातियों के माध्यम से एक क्रम दिखाई देता है, इसका द्वारा ये स्पष्टीकरण हम नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया। डेविस, जूलियन हक्सले, मेयर एंड फिशर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी जूलियन हक्सले ने जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत का नामकरण किया था। किसके अनुसार जैव विकास कभी विपरीत दिशा में नहीं होता। एलेंस का नियम, बर्गमैन का नियम, डोलो का नियम, कोप का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर है डोलो का नियम। एक बार आप इस नियम को पढ़ लीजिएगा। जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विकासीय कारक हैं।
जो विकासीय कारक है विभिन्नताएं भी है, देखिए उत्परिवर्तन भी है, अनुकूलन भी है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ये सभी। आइलैंड के बारहसिंगों में सींगों का अत्यधिक विकास होना एक उदाहरण है। जो आइलैंड के जो बारहसिंगे हैं उनमें जो सींगों का अत्यधिक विकास हो रहा है वो किसका उदाहरण है? देखिए आइलैंड से रिलेटेड जो बारहसिंगा वाला क्वेश्चन है अभी भी आया था, मैंने आपको कराया भी था, जो किसके थ्रू ही दिया गया था, किस सिद्धांत की आलोचना की गई थी और किसके द्वारा दिया गया था? डार्विनवाद के थ्रू। तो देखिए अनिश्चयात्मक विभिन्नता का, निश्चयात्मक विभिन्नता का, विच्छिन्न विभिन्नता का, अविच्छिन्न विभिन्नता का, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है निश्चयात्मक विभिन्नता का। निश्चयात्मक विभिन्नता के द्वारा आइलैंड के बारहसिंगों में जो सींगों का अत्यधिक विकास हुआ था उसका एक उदाहरण है निश्चयात्मक विभिन्नता। विच्छिन्न विभिन्नताएं होती हैं, जो विच्छिन्न विविधताएं होती हैं सिंपल उत्परिवर्तन होती हैं, करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में 5 के स्थान पर 6 उंगलियों की उपस्थिति उदाहरण है। गुणात्मक विभिन्नता, अविच्छिन्न विभिन्नता, धनात्मक संख्यात्मक विभिन्नता, ऋणात्मक संख्यात्मक विभिन्नता, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धनात्मक संख्यात्मक विभिन्नता। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बच्चे में जन्म से ही केवल एक वृक्क है, ये कैसी विभिन्नता है? एक बच्चा है जिसमें जन्म से ही एक वृक्क है, तो बताइए कैसी विभिन्नता है? गुणात्मक, ऋणात्मक संख्यात्मक, धनात्मक संख्यात्मक, जननिक, ये ऋणात्मक संख्यात्मक विभिन्नता है अगर किसी भी बच्चे में जन्म से ही एक वृक्क है। डार्विन ने अविच्छिन्न विभिन्नताओं का नाम दिया। जो अविच्छिन्न विभिन्नताएं हैं, अस्थिर विभिन्नताएं, स्थिर विभिन्नताएं, विच्छिन्न विभिन्नताएं, ये सभी। तो डार्विन ने जो अविच्छिन्न विभिन्नताओं को नाम दिया है वो हैं आपके अस्थिर विभिन्नताएं। ये विभिन्नताएं पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास इसका कंटेंट ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल सेंड यू। मनुष्य में बालू तथा आइरिस की रंगों की विभिन्नताएं जन्म से ही प्रदर्शित होती हैं, ऐसी विभिन्नताओं को हम क्या कहते हैं? तो देखिए जो मनुष्य में बालू तथा आइरिस के जो रंगों की विभिन्नताएं हैं जो जन्म से ही शो होती हैं, प्रदर्शित होती हैं, ऐसी विभिन्नताओं को हम जननिक विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है। बी, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान कहलाता है। तो खंडों का आदान प्रदान जीन विनिमय कहलाता है। अर्धसूत्री जो विभाजन है उनके फलस्वरूप जो समजात गुणसूत्र हैं इनके मध्य खंडों का आदान प्रदान कहलाना। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। जीवों में जो आनुवांशिक विभिन्नताएं हैं उनका मूल स्रोत क्या होता है? उत्परिवर्तन, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व है। जननात्मक विलग्न, आनुवांशिकी पुनर्संयोजन, आनुवांशिकी विभिन्नताएं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मानव का उद्भव कहाँ से माना जाता है? मानव का जो उद्भव है आपके वो एशिया से माना जाता है। आधुनिक मानव की कपाल गुहा का आयतन कितना होता है? तो इसकी कपाल गुहा का जो आयतन होता है वो 1450 सीसी, 1450। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक मानव के लिए असत्य कथन है। कपालीय गुहा का आयतन, ये सही है, अभी हम पढ़ चुके हैं। थोड़ी का पूर्ण विकसित होना, ये भी आपके सत्य है। सर्वाहारी होता है, ये भी सत्य है, लेकिन प्रोगनेथस मुख आपके ऑप्शन बचा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ए। ठीक है। मानव का कौन सा लक्षण विकास की दृष्टि से आवश्यक है? अगर मानव का कोई लक्षण पूछा जाए जो विकास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही आपके आवश्यक है तो वो है ये सभी के सभी। क्यों? क्योंकि आगे खिसका हुआ महारंध्र होना चाहिए, कपाल गुहा के आयतन का अधिक होना चाहिए, ऑर्गेनथेनेस चेहरा होना चाहिए, उसके अलावा आपके ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव जाति के सबसे समीप है, तो मानव जाति यानी ह्यूमन स्पीसीज के जो सबसे नियर है वो है आपके चिंपैंजी। आधुनिक मानव का निकट संबंधी है, जो आधुनिक मानव है उसका निकट संबंधी क्या है आपके? देखिए मानव जाति के जो समीप होगा तो निकट संबंधी इसके क्या होगा? निकट संबंधी भी इसके चिंपैंजी ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, आदिकवि इजिप्टोपिथेकस के जीवाश्मों के खोजकर्ता कौन थे? तो इसके जो खोजकर्ता थे अगर हम बात करें, लीडी व डार्विन, साइमन व लीकी, रिचार्ड व पाई, साइमन व रिचार्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है साइमन व रिचार्ड जो हैं वो आपके आदिकवि इजिप्टोपिथेकस के खोजकर्ता थे। ड्रायोपिथेकस का लक्षण क्या है? ड्रायोपिथेकस का अगर मैं लक्षण की बात करूं तो ड्रायोपिथेकस का जो लक्षण है वो है आपके ये चिंपैंजी से मिलता जुलता चेहरा होता है। कपाल गुहा का जो आयतन है वो 400 सीसी होता है, चेहरा इनका चपटा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारत में शिवालिक पहाड़ियों से प्लायोसीन काल की चट्टानों से प्राप्त जीवाश्म किस आदि मानव के थे? तो अगर हम बात करें जो भारत में शिवालिक पहाड़ियों से
प्लायोसीलन काल की चट्टानों से प्राप्त जीवाश्म हुए थे वो आपके रामापिथेकस मानव के थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। केन्या की विक्टोरिया झील के समीप रामापिथेकस के समान पाया गया जीवाश्म किसका था? तो केन्या की जो विक्टोरिया झील है उसके पास अगर हम बात करें जो रामापिथेकस के समान उसकी तरह रामापिथेकस की तरह लगता था जो जीवाश्म आया गया था तो वो क्या था? डायोपिथेकस, ओलिगोपिथेकस, कीनियापिथेकस, प्लायोपिथेकस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपके कीनियापिथेकस। देखिए इसे याद रखिएगा, याद रखने की सिंपल ट्रिक्स है। केन्या में का और कीनिया में भी का, तो का से का मैच, इट मीन टू से केन्या विक्टोरिया झील के समीप जो आपके पाया गया था जीवाश्म वो क्या है आपके कीनियापिथेकस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम कपी मानव कौन था? प्रथम जो फर्स्ट कपी मानव है वो आपके कौन था? ऑरियोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, कीनियापिथेकस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। किस कपी मानव के जीवाश्म को ट्वांग बेबी कहा जाता है? तो जो कपी मानव है किस कपी मानव के जीवाश्म को ट्वांग बेबी कहा जाता है? प्रोकॉन्सल, शिवापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यस फ्रेंड्स, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है जिजेंथ्रोपस जो है किनके जीवाश्म को कहा गया है? तो जिजेंथ्रोपस जो हैं वो आपके जिजेंथ्रोपस कहे गए हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोसियाई। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोसियाई हैं उनके जीवाश्मों को हम जिजेंथ्रोपस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। लूसी क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोसियाई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रिकेंसिस। तो जो आपके लूसी है वो है आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस। करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा। होमो हैबिलस में हैबिलस शब्द से क्या मतलब है या क्या तात्पर्य निकलता है? तो हैबिलस का मतलब होता है औजार निर्मित। ठीक है, ये औजार निर्माता थे, औजार बनाए थे इन्होंने। जावा मानव का वैज्ञानिक नाम है, जो जावा मानव का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो इरेक्टस जावा मानव का वैज्ञानिक नाम है। आपने बीएससी में पढ़ा होगा। डुबाइस ने किसकी खोज की थी? जो वैज्ञानिक डिवाइस थे उन्होंने किसकी खोज की थी? जावा कपी मानव की। इसे कनेक्ट करके आपस में देख लीजिएगा, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। निम्न में से किस प्रथम मानव ने अग्नि का उपयोग भोजन पकाने, अपनी रक्षा करने तथा शिकार करने में किया था? यानी कौन सा मानव है जिसने अग्नि का उपयोग भोजन पकाने, खाना बनाने में, अपनी रक्षा करने में, शिकार करने में किया था? जावा मानव, पेकिंग मानव, अटलांटिक मानव, हीडलबर्ग मानव। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जावा मानव। अगला प्रश्न देखते हैं। सी फ्यूहलरॉट ने मानव विकास के संदर्भ में खोज की थी? हीडलबर्ग मानव की, निएंडरथल मानव की, क्रो-मैग्नॉन की, टानिफॉर्मोनोन की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निएंडरथल मानव। जो सी फ्यूहलरॉट जो हैं उन्होंने मानव विकास के लिए निएंडरथल मानव की खोज की थी। मुद्रों को धार्मिक क्रियाओं के साथ विधिवत गाड़ने की प्रथा प्रथम प्रमाण किस प्रागैतिहासिक मानव जाति में मिले थे? तो ये जो मिले थे आपके, ये हमें मिले थे निएंडरथल में। जो निएंडरथल मानव है उस जाति में मिले थे। ये क्या करते थे? जो मुर्दों को धार्मिक क्रियाओं के साथ विधिवत गाड़ने की प्रथा के प्रथम प्रमाण हमें प्रागैतिहासिक मानव काल में मिले थे, जिसका करेक्ट आंसर निएंडरथल हो जाएगा। आधुनिक मानव से भी अधिक बुद्धिमान थे, जो आपके आधुनिक मानव है उससे भी ज्यादा बुद्धिमान थे, वो थे आपके क्रो-मैग्नॉन मानव। ठीक है, आधुनिक मानव का विकास किससे हुआ था? आधुनिक मानव का जो विकास हुआ था वो आपके क्रो-मैग्नॉन मानव से हुआ था। दोनों तीनों क्वेश्चंस को 106 से 108 तक आप कनेक्ट करके लिख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 109 प्रश्न देखते हैं जिसमें हमसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें से सी वाला पार्ट सही है अकॉर्डिंग टू आंसर की आरंभिक होमो सैपियंस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नॉन एंड आधुनिक मानव। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमसे पूछा जा रहा है मानव विकास में सर्वाधिक मान्य वंशक्रम है। तो मानव विकास में जो सर्वाधिक मान्य वंशक्रम है वो है आपके रामापिथेकस, होमो हैबिलस,
होमो सैपियंस। ठीक है, मान वंश क्रम है ये आपके रामापिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, उसके बाद आया आपके होमो सैपियंस। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने आपके जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास वाला जो टॉपिक है वो भी आपके कंप्लीट कर लिया। यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी, है ना, तो ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है टॉपिक ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, जिसमें मैंने आपको 110 क्वेश्चंस कराए जो सफिशिएंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। और दोबारा से कह रहा हूँ मैं आपसे, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जो मैं डिफरेंट सोर्स यूज़ कर रहा हूँ वहाँ से जो मुझे आंसर की होता है उनके अकॉर्डिंग आंसर्स आपको बता रहा हूँ, और कुछ अपनी नॉलेज से भी। तो कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बॉक्स में दे रखी है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ले लीजिए। इवन अगर आप यूट्यूब टेलीग्राम पर लार्निंग विद निकेतन भी फाइंड करेंगे तो वहाँ आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे बता दीजिए तो मैं आपको क्वेश्चंस का एक होल डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।